अच्छा जी, ये वीक 2 का लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास, और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे ये उसकी पीपीटी है। ये हमारे पास है टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्लूइड, इसकी आउटलाइन में। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। हमारे पास नंबर 1 में आता है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, नंबर 2 इनविसिड फ्लूइड, नंबर 3 आइडियल फ्लूइड, नंबर 4 रियल फ्लूइड, नंबर 5 न्यूटेनियन। ये रियल फ्लूइड की आगे टाइप्स आ जाती हैं, न्यूटेनियन, नॉन न्यूटेनियन, आइडियल, प्लास्टिक फ्लूइड्स। तो ये सब हमारे लेक्चर में हमने स्टडी करना है। इनकी 1 बाय 1 यहाँ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। हम कंप्रेसिबल फ्लूइड वर्सेस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं। और क्यों मैंने इसका टेबल यूँ अलग से बनाया, क्योंकि अक्सर जो है वो जब इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, तो वो इसके एज कम्पेयर ऐसे पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। तो दैट्स वाई मैंने इसको एक टेबल से जो है वो सेपरेट भी किया है। लेकिन अगर आप उस पर भी डिफरेंशिएट में भी सिर्फ ये कह देंगे कि द फ्लूइड्स विच कैन कंप्रेस is compressible and the fluids which cannot compress is incompressible fluid when we apply external pressure या when we apply external force। अब मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं आपको स्टडी कर पाया कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल का, क्योंकि बिकॉज हमने लेक्चर 3 में फुल कंप्रेसिबिलिटी पढ़ ली है कि कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर या टेम्परेचर कुछ भी चीज़ बढ़ाते हैं, तो हमारे पास उसका वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये फार्मूला कल पढ़ा है लेक्चर 3 के अंदर। जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है उसका ये फार्मूला है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसके वॉल्यूम के अंदर अगर डिक्रीज, ये माइनस साइन शो कर रहा है, डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन बॉडी जो है वो कंप्रेस हो रही है। इसको हमने एक और फार्मूला भी कल स्टडी किया था कि इसको हम डेंसिटी के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं कोई एक्सटर्नल, तो उसकी बॉडी का डेंसिटी चेंज हो तो हम बोलेंगे हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी हुई। तो उस उन्हीं लाइंस पर इस पीपीटी के अंदर हमें ये डेफिनेशन दिखाई गई है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस, जिनका वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है जब हम प्रेशर लगाते हैं, और जिनका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस नहीं होता जब हम प्रेशर लगाते हैं। तो ये है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और मैंने बताया वॉल्यूम के अलावा डेंसिटी का फॉर्मूला भी निकाला था, तो डेंसिटी वाला भी आ गया कि डेंसिटी कैन बी चेंज एंड डेंसिटी कैन नॉट बी चेंज। बट अगर हम बिल्कुल दूसरी तरफ अपनी बुक पे आ जाते हैं जहाँ से हम सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ हाइलाइट्स नहीं देख रहे पीपीटी की तरह, तो उसमें कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी पहले बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी गई है। सिर्फ कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल में लिक्विड्स और गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी को डिस्कस कर लिया गया है। तो आप सब लोग जो है वो साइट पर खुद से कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए डेफिनेशन ऐड कर लें। मैं आपको जो है वो ऐड करवा देती हूँ, ये डेफिनेशन ऐड कर लें अपने नोट्स पे कि कंप्रेसिबल फ्लूइड इज अ मैटर दैट कैन बी कंप्रेस्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल प्रेशर। इसको आप नोट कर लें, और जब आपने इनकम्प्रेसिबल के लिए करनी है तो इसमें नॉट लगा देना। तो दैट कैन बी कंप्रेस्ड की बजाय ये भी कह सकते हैं हुज वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस, यानी कि जिसका वॉल्यूम चेंज होता है उसको हम बोलते हैं। और अगर नोट्स में यहाँ पे आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो जो कल आपने टॉपिक पढ़ा है कंप्रेसिबिलिटी, उसमें क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड चेंजेस व्हेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस इट इज सेड टू बी कंप्रेसिबल, अदरवाइज इनकम्प्रेसिबल। तो यही सेम डेफिनेशन आपने कंप्रेसिबिलिटी जो टाइप लिखनी है उसमें लिखनी है। ठीक है, ये सेकेंड लाइन। तो ये हो गया हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है उसकी कौन सी चीज़ें कंप्रेसिबल है कौन सी नहीं, एग्जांपल्स देखी गई हैं रियल लाइफ में। तो अगर तो कहता है रियल लाइंस पे बात की जाए, बिल्कुल इसमें कुछ भी आप लोग खुद से ये कोई भी एजम्पशन नहीं करें। अगर रियल लाइंस पे बात की जाए तो हमारे पास कोई भी ऐसे फ्लूइड्स नहीं है जो कि इनकम्प्रेसिबल हो। ठीक है,
सब के सब फ्लूइड्स कंप्रेसिबल होते हैं। देखिए, अगर मैंने आप सब वाटर की एग्जांपल ली थी, आप वाटर लेते हैं, उसको आप क्या करते हैं, उसके नीचे आप फायर लगा देते हैं, ठीक है। एक बाउल में आपने वाटर लिया है, उसके नीचे आपने जो है फायर ऑन की है, तो ये वाटर बॉयल होने के बाद फिर एक टाइम पे स्टीम बनेगा और फिर इसका वॉल्यूम कम होते होते ये खत्म होता जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप एयर लेते हैं, एयर जो है आपने बहुत बड़े रूम में ली है, उसके मालिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं, जब आपने इसको प्रेशर के साथ कंप्रेस करना शुरू किया तो ये आपने इतनी सी जगह में कंप्रेस कर ली, थोड़ी सी जगह में वैक्यूम कर ली, इसे आपने इकट्ठा कर लिया। तो हमें हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रही है उसमें हमें पता चल रहा है कि वो कंप्रेस हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा फ्लूइड हमारे पास एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे पास इनकम्प्रेस हो, यानी कि वो हर चीज़ कंप्रेस होती है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जो एयर है वो ज़्यादा कंप्रेस होती है और जो वाटर है वो कम कंप्रेस होता है। इसीलिए इसी बिहाफ पे हम वाटर को कंसिडर कर लेते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल है। यानी कि अगर हम इसमें सडन बहुत एकदम चेंज नहीं करते टेम्परेचर और प्रेशर का, वाटर को वैसे ही पड़ा रहने दें ग्लास के अंदर रूम टेम्परेचर पे, तो देखिए उसके ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर नहीं लगा रहे तो वो वैसा ही रहेगा हमारे पास। यानी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा है फ्लूइड है जो कि इनकम्प्रेसिबल कंसिडर किया जा सकता है। यही लिखा हुआ है कि वाटर ऑन द अदर हैंड हैज़ अ लो कंप्रेसिबिलिटी एंड देयरफॉर नॉर्मली वाटर फ्लोज आर इनकम्प्रेसिबल। इसको डिटेल के अंदर इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर अच्छे से बताया गया है बुक के अंदर, जो मैंने अभी डिटेल की है कि लिक्विड्स क्या करते हैं और गैसेस क्या करती हैं। कहता है वैसे देखा जाए ऑल नॉन लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, सभी कुछ ना कुछ कंप्रेसिबल होते हैं। एंड देयर डेंसिटी वेरीज लिटिल विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जब भी टेम्परेचर प्रेशर लगाया जाता है तो उनकी डेंसिटी या वॉल्यूम चेंज होता है। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस लिक्विड्स आर कंसिडर टू बी इनकम्प्रेसिबल। लेकिन कहते हैं अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करना चाहते हैं तो हमें कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि हमने स्टार्ट में कंसिडर कर लिया था कि हम क्वांटम कंसिडर कर लेते हैं अपने फ्लूइड को, इसी तरह हम ये भी कंसिडर कर लेंगे कि जो फ्लूइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वो जो लिक्विड्स हमने लिए हैं वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हैं, ठीक है। लेकिन कहता है कुछ सिचुएशन में इनकी जो है कंप्रेसिबिलिटी सडन इफेक्ट यानी कि जो करते हैं, जैसे बट फॉर सिचुएशन इन्वॉल्विंग आइदर सडन और ग्रेट चेंजेस इन द प्रेशर टेम्परेचर देयर कंप्रेसिबिलिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट। लेकिन कहते हैं लेकिन अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं बड़े लेवल पे, तो फिर हम इनको इनकम्प्रेसिबल कंसिडर नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको बॉइलिंग वाटर की एग्जाम्पल दी है। तो इसी तरह कहता है लिक्विड्स को तो हम कर सकते हैं इनकम्प्रेसिबल कंसिडर किसी हद तक, वैसे तो वो कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन हम इनको इनकम्प्रेसिबल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड गैसेस में ऐसा नहीं कर सकते। गैसेस में इतना डिस्टेंस होता है कि उनकी डेंसिटी हल्के से प्रेशर पे भी चेंज हो जाएगी, तो फिर ये तो बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल नहीं हो सकती। लेकिन किसी हद तक हम एयर को कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास जो इर्द गिर्द हवा में है कुछ पार्टिकल्स के अंदर अच्छा वर्क करने के लिए, कि वो हमारे पास जो है वो इनकम्प्रेसिबल है आइडियल सिचुएशन में, जबकि हम उसके ऊपर कुछ भी चेंजिंग्स नहीं ला रहे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं, और वाटर जो है एक अच्छी एग्जांपल है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की। अब आ गया इनविस्कड फ्लूइड्स, ठीक है। हमारे पास सेकंड कौन सी टाइप है जी, बोले। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो इनकम्प्रेसिबल हैं, आपने कहा कंप्रेसिबल में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल में इंक्रीज नहीं होगा, ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। तो बेटे इनकम्प्रेसिबल में मैंने कब ये कहा कि उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है? मैंने तो सिर्फ कंप्रेस होने की बात की। कंप्रेस होता है श्रिंक होना, सुकड़ना, तो जो चीज सुकड़ नहीं रही वो इनकम्प्रेसिबल है। बस मैं ये नहीं कह रही कि जो चीज फैल रही है मैं उसकी बात करना शुरू कर दूं, मैं सिर्फ उस फ्लूइड की बात कर रही हूँ जो श्रिंक हो सकते हैं, जो सुकड़ सकते हैं, जो कंप्रेस हो सकते हैं, ऐसी तमाम चीजों की बात करें जिसको दबाया जा सकता है, जैसे कि गैसेस को। मैंने सिर्फ वो बात की कि कौन सी चीजें कंप्रेसिबल हैं। मैंने आपसे ये कहा कि इनकम्प्रेसिबल वो हैं जो ऐसा नहीं करती। तो ये तो नहीं कहा कि पड़ी पड़ी जो है वो खुद ही फैलना शुरू कर देगी। मैंने उसकी इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम की बात नहीं करी, मैं उसके डिक्रीज वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि इनकम्प्रेसिबल की डेफिनेशन में हम ये कह दें कि जिसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो इनकम्प्रेसिबल, जिसका डिक्रीज होता है वो कंप्रेसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारी कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल क्लियर होगी। अब हम आते हैं इनविस्कड फ्लूइड पर कि ये क्या होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास ऐसे फ्लूइड्स हैं,
इन विच विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, या फ्लूइड और फ्लूइड का वर्ड आएगा, फ्लूइड इज द फ्लूइड, कैसे फ्लूइड है, इन विच द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू 0, जिसमें विस्कोसिटी 0 होती है। अब लेक्चर 3 में मैंने आपको विस्कोसिटी पढ़ाया था कि विस्कोसिटी क्या है, इसकी फुल डिटेल उस लेक्चर में कर दी गई है, तो आप लोगों को पता है कि ये एक रेजिस्टेंस है। तो कोई ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ही ना हो। रेजिस्टेंस क्या होती है, जो एक लेयर, हाँ वो हमारे पास आइडियल फ्लूइड्स होंगे ना, लेकिन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते ऐसे फ्लूइड्स। ये इनको जो है हम सुपर फ्लूइड्स कहते हैं, और ये फ्लूइड डायनेमिक्स में हम जो है इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस करते हैं, लेकिन ऐसे फ्लूइड्स हमें मिलते ही नहीं है जिनकी विस्कोसिटी ना हो। हर फ्लूइड की विस्कोसिटी है, ठीक है, हर लेयर दूसरी लेयर के ऊपर एक रेजिस्टेंस दे रही है उसको आगे मूव करने में, तो हर फ्लूइड की विस्कोसिटी है। इनविसिड फ्लूइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को ऐसे पढ़ना है कि ऐसे फ्लूइड्स जिसके अंदर विस्कोसिटी 0 हो, हम उसको कंसिडर करेंगे इनविसिड फ्लो हैं। और हम इसके एग्जांपल किसको ले लेंगे, वाटर को। हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि जो वाटर है वो इनविसिड फ्लो है, यानी कि उसके अंदर विस्कोसिटी नियर टू 0 है। इसके एज कंपेयर अगर आप फॉर एग्जांपल हनी को देखें, ठीक है ना, ज्यादा, तो हनी में क्या है, एक लेयर दूसरी लेयर को आगे जाने से ज्यादा रोकती है, ज्यादा रेजिस्टेंस है इसके अंदर, जबकि एज कंपेयर वाटर में रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को लेयर्स को आगे जाने से कम रोकती है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं अपने फ्लूइड में कि हमारा जो वाटर है वो 0 विस्कोसिटी रखता है एज कंपेयर टू अदर फ्लूइड्स, जबकि वो भी 0 नहीं है, हम सिर्फ कंसिडर करते हैं ऐसा। तो अब अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में ये पूछ ले कि वाटर विच फ्लूइड यू कैन कंसिडर एज इनविसिड फ्लूइड, तो आप कह सकते हैं कि वाटर। अगर आपसे कोई पूछ ले विच फ्लूइड यू कैन कंसिडर एज इनकम्प्रेसिबल, तो आप कह सकते हैं वाटर, ठीक है। जबकि जी इनविसिड फ्लूइड्स में पेट्रोल नहीं, हर चीज जो है वो हमारे पास उसमें ही आएगी विसिड में, यानी कि विस्कस होगी। जो इनविसिड नहीं होते वो विस्कस फ्लूइड होते हैं, हर चीज विस्कस में आएगी। सिर्फ हम अपने आसानी के लिए अपने फ्लूइड में जिसको चाहेंगे उसको इनविस्कस कंसिडर कर लेंगे, अच्छे प्रैक्टिकल्स के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। बेसिकली अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे, हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, कोई भी जो मॉडल है उसको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ बनाने के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करना पड़ता है। तो हम इन तमाम चीजों को, ये है तो जाहिर मैं बता रही हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करता इनविसिड फ्लो। पेट्रोल भी जो है वो भी विस्कस में आएगा कि ये भी विस्कस फ्लूइड है, लेकिन हमें कंसिडर कर लेना होगा, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम कंसिडर कर लेंगे कि ये इनविसिड है। जैसे कि हमने शुरू में कंसिडर कर लिया कि हमारे फ्लूइड्स के दरमियान जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान, ये एक फ्लूइड पार्टिकल के दरमियान जो दूसरा फ्लूइड पार्टिकल है, जब ये कितने सारे पार्टिकल्स हम लेंगे इनके दरमियान डिस्टेंस एक जितना रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकल वर्क के लिए अज्यूम करनी होंगी, तो ये भी एक ऐसी अजम्पशन होगी जो हम अपने फ्लूइड पर खुद से लगाया करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो आती है आइडियल फ्लूइड्स की। अब आइडियल फ्लूइड्स कैसे फ्लूइड्स होते हैं, ये ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि नॉन विस्कस हैं, यानी कि इनविसिड हैं, एंड इनकम्प्रेसिबल हैं। यानी कि पहले तो हमने कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल को सेपरेट पढ़ा था, विस्कस और नॉन विस्कस को सेपरेट पढ़ा था। अब एक ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल भी हो और जो इनविसिड भी हो, दोनों चीजों के मिलने से बन जाए, वो आइडियल फ्लूइड बन जाता है, जबरदस्त। ना ही हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और ना ही उसके अंदर रेजिस्टेंस है, ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं। रियल लाइंस में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है, असल में सिर्फ रियल फ्लूइड्स होते हैं जो कि विस्कोसिटी भी रखते हैं, और विस्कोसिटी की वजह से जिस फ्लो पे वो फ्लो कर रहे होते हैं उसमें एक फोर्स पाई जाती है, ठीक है, सरफेस शियर फोर्स, जो कि उसके अंदर रेजिस्टेंस दे रही होती है। तो असल में फ्लूइड सिर्फ रियल फ्लूइड फ्लो कंसिडर किए जाते हैं कि रियल फ्लूइड्स ही होते हैं, आइडियल फ्लूइड्स होते ही नहीं हैं। लेकिन हम अपनी जो एग्जाम्पल्स हैं, जो अपनी प्रैक्टिकल्स हैं, उसके अंदर कंसिडर करते हैं कि आइडियल फ्लूइड्स हैं। तो आइडियल फ्लूइड कोई पूछ ले क्या है, तो उसको भी हम वाटर कहते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पे अच्छे से दी गई है। आइडियल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स जो ना तो इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल, यानी दोनों क्वालिटीज को रखते हो, ना ही विस्कस हो ना ही कंप्रेसिबल हो, जबकि इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल हो। तो इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास आइडियल है, और कुछ बुक्स में इसको
परफेक्ट फ्लूइड भी कंसिडर किया जाता है। एक्चुअली नो फ्लूइड इज आवर इन रियलिटी आइडियल। रियलिटी में कोई भी ऐसा हमारे पास फ्लूइड नहीं है जो आइडियल हो, बट मैनी फ्लूइड प्रॉब्लम्स आर सिंप्लीफाइड बाय अज्यूमिंग दैट द फ्लूइड इज आइडियल। कहता है लेकिन ऐसा किया जाता है। असाइड possibly from liquid helium at temperature near absolute zero, such fluids do not exist in nature. Nevertheless, under certain conditions, the behavior of an actual fluid closely approaches that of a perfect fluid. ये सारी वही बातें बताई गई हैं कि हम लोग ऐसा है तो नहीं लेकिन ऐसा कर सकते हैं। और इन द एंड जो है अगर आप कहता है एयर की भी बात करें, for instance, the flow of air over objects is considered ideal flow except in a thin layer just next to the surface called the boundary layer. कहता है एयर को भी हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास आइडियल फ्लो में आ रही है कि क्योंकि ये हमारी चीज़ों के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है वो बहुत ही थिन लेयर है। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर किया करना, होना ऐसा कुछ भी नहीं, आइडियल है ही नहीं। ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए एक्चुअली आइडियल फ्लूइड्स आर एग्जिस्ट, तो इसका जवाब होगा 100% श्योर नॉट एग्जिस्ट, बट वी कंसिडर एयर एंड वाटर लाइक दिस। क्लियर? अब हम आ जाते हैं अपनी चौथी टाइप के ऊपर जो हमारे पास क्या है, रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स जो हैं वो असल में होते हैं और रियल फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी पाई जाती है। अब जो रियल फ्लूइड्स हैं उसके अंदर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रियल फ्लूइड दो टाइप्स के होते हैं, एक न्यूटेनियन और एक नॉन न्यूटेनियन। रियल फ्लूइड्स कैसे फ्लूइड्स हैं? जो कि फिनाइट विस्कोसिटी रखते हैं जब उनको सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली मूव किया जाता है, जिस सरफेस से वो कांटेक्ट में होते हैं तो वहां पे उनके दरमियान स्ट्रेस होती है। द फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फ्लो। इसीलिए इनकी जो फ्लूइड है, जो रियल फ्लूइड की जो फ्लो होती है उसको विस्कस फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि रियल फ्लूइड वो होते हैं जो विस्कस होते हैं। तमाम फ्लूइड्स ही विस्कस होते हैं। हम खुद से ये कह सकते हैं कि हर फ्लो ही विस्कस फ्लो है। कुछ केसेस में हम अज्यूम कर लेते हैं ये विस्कस नहीं है। अब हमने पढ़ना है न्यूटेनियन और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स। ठीक है, तो रियल फ्लूइड्स की पहली टाइप है न्यूटेनियन फ्लूइड्स, जिसका नाम रखा गया है इसाक न्यूटन के नाम पर। और वो क्या कह रहा है कि स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ स्ट्रेन कर्व इज लीनियर। अब ये स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये आपने कल के टॉपिक में मेरे से पढ़ा था कि जब आप लोगों ने इसका du/dy यानी कि ये लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था, इसमें ये स्ट्रेस है और ये रेट ऑफ स्ट्रेन है, इन दोनों का आपस में डायरेक्टली रिलेशन हो। यही बात यहाँ लिखी गई है कि इन दोनों का आपस में डायरेक्टली जो रिलेशन है वो स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, वो लीनियर हो यानी कि प्रोपोर्शनल हो। इस तरह हमारे पास एक सीधी लाइन ड्रॉ करे तो हम कहते हैं, और वो गुजर कहाँ से रहा, ओरिजिन में से, तो हम कहेंगे द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉन एज विस्कोसिटी। और जो इसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है वो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। इसको मैं सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से कि न्यूटेनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड होते हैं जिनको सिंपल वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी लॉ पे वो न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। तो सिंपल लाइन में न्यूटेनियन फ्लूइड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अ फ्लूइड विच ओबे द न्यूटेनियंस लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड न्यूटेनियन फ्लूइड। कि अगर आप उसके दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करें, किसके, स्ट्रेस के दरमियान और वेलोसिटी ग्रेडिएंट के दरमियान, तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। अब इसमें क्या हमें दो लाइंस मिल रही हैं, ये भी न्यूटेनियन फ्लूइड के लिए, ये भी न्यूटेनियन फ्लूइड के लिए। तो हमें क्या पता चलेगा कौन सी न्यूटेनियन फ्लूइड के लिए लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक लाइन मिल रही है। तो इसको जरा देखें कैसे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हम ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास है स्ट्रेस और ये हमारे पास जो है वो है रेट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस को हमने शो किया टा से, तो मैं कहती हूँ कि अगर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई तो इसके अंदर रेट ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ 10। 5 लगाई तो इसके अंदर 10 प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे मुझे एक डॉट मिल गया। ठीक है, ग्राफ बना रही हूँ मैं दोनों के बीच में। उसके बाद मैं कहती हूँ मैंने 10 फोर्स लगाई तो मुझे यहाँ 20 इसके अंदर रेट ऑफ स्ट्रेन मिला, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे एक डॉट आ गया। इसी तरह अगर मैं 15 लगाती हूँ और यहाँ पे मैं कहती हूँ 30 चेंज आया, 10 का बढ़ रहा है हर 5 के बढ़ाने से, तो मैं कहती हूँ तीसरा पॉइंट जो मुझे यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ये ओरिजिन से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन मुझे ये मिल गई।
एक और पर्सन है वो भी कहता है कि मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई तो जो मेरा रेट ऑफ स्ट्रेन है वो भी 5 आया। दूसरा पर्सन कहता है मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, सॉरी ये ब्लू वाला पर्सन जो है, मैंने जब 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये जैसे 5 पे 5 रेट ऑफ स्ट्रेन था तो 10 पे 10 रेट ऑफ स्ट्रेन है, 15 पे 15 रेट ऑफ स्ट्रेन है, यहाँ से 20 पे 20 रेट ऑफ स्ट्रेन है। तो जो इसकी लाइन बनी ओरिजिन से गुजरती हुई हमारे पास वो ये बन गई, तो ये 5 का 5 यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा ये अब हमारे पास ये के लाइन बन गई, ये भी तो सीधी है। दोनों लाइंस जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइंस किस चीज को शो करती हैं? प्रोपोर्शनलिटी को, लीनियर प्रोपोर्शनल को। तो हमारे पास न्यूटोनियन लॉ दोनों लाइंस ओबे कर रही हैं, तो ये भी न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये भी न्यूटोनियन फ्लूइड। ये दोनों हमारे पास कौन से फ्लूइड हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड है। दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कितनी फोर्स लगाने से कितना वो बढ़ रहा है, इस चीज से स्ट्रेट लाइन ऊपर नीचे तो जा सकती है कि नीचे आ जाए ऊपर आ जाए, लेकिन रहेगी स्ट्रेट क्योंकि स्ट्रेस लगाने से वो बढ़ रहा है हमारा स्ट्रेन। तो ऐसे तमाम फ्लोर्स जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं, यानी कि उसी लाइंस पर इसके बढ़ने से ये बढ़ता है, तो हम बोलते हैं वो हमारे पास कौन से फ्लूइड्स हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। अब आगे देखा जाए कि उसने यहाँ लिखा है कि इन दिस केस द shear stress is linearly proportional to the velocity gradient, ठीक है, ये हो गया। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ shear stress versus velocity gradient is a straight line, जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। passes through the origin, origin से गुजरे, ये भी ठीक है। आगे कह रहा है द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी म्यू फॉर द गिवन फ्लूइड, thus the viscosity mu is constant for each Newtonian fluid at given temperature and pressure। ये वो क्या बात कर रहा है? स्लोप कहाँ से आ गई? स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो म्यू है, क्या मतलब? इसको देखें क्लास, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c, ये इक्वेशन होती है। तो अगर यहाँ पे m स्लोप को शो करती है, ये भी स्ट्रेट लाइन आई है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को इस स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो x जो है इसकी इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, m जो है वो म्यू के इक्वल आ जाएगा, y जो है वो टॉ के इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ m इज इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे m जो होती है वो स्लोप होती है, तो इट्स मीन यहाँ पे म्यू हमारे पास स्लोप है। और स्लोप जो है वो कहता है इसके लिए कांस्टेंट रहती है, क्यों? लेकिन आपने इस एंगल पे कहा कि ये एंगल थीटा है जो कि हमें ब्लू लाइन की स्लोप दे रहा है, तो इस एंगल पे भी यही है, इस पॉइंट पे भी यही एंगल है, इस पॉइंट पे भी यही एंगल है, क्योंकि वो लीनियरली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एंगल तो वही है हमारे पास, स्लोप वही है, तो कांस्टेंट रहती है हमारे पास इसकी स्लोप। ये भी क्लियर हो गया स्लोप है क्या, वो क्यों कांस्टेंट रहती है। और कहते हैं वाटर एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स, तो कहता है इसी की एग्जांपल हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स में ले सकते हैं कि जिसके ऊपर स्ट्रेस लगाने से उसकी उतना ही रेट ऑफ स्ट्रेन बढ़ता है। पहले हमने इन्हीं को आइडियल में कंसिडर कर लिया था और अब हमने इन्हीं को न्यूटन्स में डाल दिया है। बेसिकली ये न्यूटन फ्लूइड है क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रेस लगाने से रेट ऑफ स्ट्रेन आता है। तो ये हमारे पास हो गई एग्जाम्पल और ये हमारा हो गया ग्राफ। और एक और बात आपको बताती जाऊं, अगर आपसे कहा जाए कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड एक्सप्लेन करें तो आप लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड सारे लिख देते हैं जो भी आपको मैंने पीपीटी पे दिखाई है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि रियोलॉजिकल बिहेवियर जो है ना उसको एनालिसिस करें, तो व्हाट डू यू मीन बाय रियोलॉजिकल बिहेवियर? रियोलॉजिकल एनालिसिस है क्या? तो इसी का नाम है रियोलॉजिकल एनालिसिस। ये जो ग्राफ आपके सामने डेवलप किया गया ना, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस तरीके से भी इसका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या करें, रियोलॉजिकल एनालिसिस करें, किसका? फ्लूइड्स का। अगर रियोलॉजिकल एनालिसिस आपसे पूछा फ्लूइड का, तब भी आप यही टाइप्स देके ये वाला ग्राफ बनाएंगे। और अगर इस ग्राफ के ऊपर आपसे कहा जाए आइडियल फ्लूइड्स को ड्रॉ किया जाए, तो इन वाली के ऊपर आइडियल फ्लूइड हमारे पास ये है, ये आइडियल फ्लूइड्स है, ये आइडियल फ्लूइड का ग्राफ है जिसके अंदर रेट ऑफ स्ट्रेन आ ही नहीं रहा, मतलब वो उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, बस इसी लाइन पे रहते हैं। ये आइडियल फ्लूइड्स है, वो ऐसे फ्लो करते हैं। तो ये आइडियल फ्लूइड हो गए, ये न्यूटोनियन फ्लूइड हो गए। अब हम आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरफ। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे फ्लूइड्स हैं हमारे पास, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जो कि ओबे नहीं करते किसको? विस्कोसिटी लॉ को।
जो विस्कोसिटी लॉ को बे नहीं करते वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। इनकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है और मैं आपको जो है ये समझा देती हूँ अच्छे से, और आगे इसकी टाइप्स भी दी हुई है हमारे पास कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये हम सारा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कैसे होते हैं। इनके लिए सिंपली आप लिखेंगे कि जो हमारे पास इस लॉ को बे करते हैं, टा इज इक्वल टू के पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई एन। अब ये कहां से आया, ये है बेसिकली वही लॉ जो हमने पीछे किया। अगर हम के की वैल्यू को म्यू कर दें, टा इज इक्वल टू म्यू, रेट ऑफ चेंज को हमने पार्शियल से शो कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाए पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, और एन को हम कह देंगे 1 है। अगर के को हम कह दें कि ये म्यू है और एन को हम कह दें कि 1 है, तो ये वापस हमारे पास विस्कोसिटी लॉ बन जाता है। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन लॉ इस लॉ को बे करते हैं और नॉन न्यूटोनियन लॉ जो है वो इस लॉ को बे करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये दो फैक्टर इन्वॉल्व जाते हैं। अब ये दो फैक्टर हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, और एन इज कॉल्ड हमारे पास इंडेक्स फ्लो। ठीक है, फ्लो का इंडेक्स होता है, यानी कि हमें ये एन ये बताता है कि ये कितना डिफरेंट फ्लो करते हैं न्यूटोनियन फ्लो से, और कंसिस्टेंसी ये हमें बताती है कि कितनी उसके अंदर जो है स्लोप की चेंजिंग्स हैं, कितनी उसकी कंसिस्टेंसी है, और ये एन हमें बताता है कि कितना ये हमारे न्यूटोनियन फ्लो से डिफरेंट है। यानी कि जिस तरह इस एन की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे वो न्यूटोनियन फ्लो से चेंज होगा। न्यूटोनियन फ्लो के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। अब कुछ फ्लूइड्स ऐसे होंगे जो जिनकी वैल्यू में इसकी, ये तो अब हम निकालेंगे जब हमारी स्लोप आया करेगी कि ये लाइन ड्रॉ हुई तो इसकी स्लोप इतनी है, तो वहां से कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा। अब ये जो एन है वो हम पहले से खुद से ले लेते हैं। कुछ के लिए इस एन की जो वैल्यू वो लेस देन 1 होगी, कुछ के लिए एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। दो ही टाइप्स हो सकती हैं। तो इसका मतलब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड हैं जो कि न्यूटोनियन लॉ को बे नहीं करते, इस लॉ को बे करते हैं, और इसके अंदर इस एन की वैल्यू या तो एन से बड़ी होगी या एन से छोटी होगी। तो अब हम ये देखते हैं क्या होगा जब एन की वैल्यू बड़ी होगी और छोटी होगी। अगर आपकी बुक पे बात की जाए तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यहाँ पे सारा दिया हुआ है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और ये भी उन्होंने बता दिया कि अगर के म्यू हो 1 हो तो ये वापस न्यूटन लॉ बन जाते हैं। लेकिन ये नहीं यहाँ पे डिस्कस किया कि एन के ग्रेटर होने से क्या होता है और लेसर होने से क्या होता है। तो इसके नोट्स आप साथ ही जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लिखूंगी, आप लोग ये सारा कॉपी कर लेंगे। ये इसकी टाइप्स बनती हैं 2, एक ग्रेटर देन 1 के लिए, एक लेस देन 1 के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको जो है वो नोट कर लेंगे। इसको आप इस तरह लिखेंगे कि फॉर n ग्रेटर देन 1, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो वो हम कॉल करेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है, डिलेटेंट। ठीक है, और अगर हम कहेंगे कि हमारा n जो है वो लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो है सीडोप्लास्टिक। इसकी स्पेलिंग जो है पी से है, लेकिन इसको बोलते क्या है, सीडोप्लास्टिक। डिलेटेंट फ्लू का एक और नेम भी है जिसको हम बोलते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स, और इनको हम बोलते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड्स। ये दूसरे नाम इसलिए याद किए गए हैं शेयर थिकनिंग और शेयर थिनिंग फ्लूइड्स, ताकि इनकी डेफिनेशन याद रखने में आपको आसानी हो। कैसे, शेयर थिकनिंग, जिससे ये पता चल रहा है कि जैसे ही इसके ऊपर शेयर यानी स्ट्रेस लगती है ये थिक होते जाते हैं, और शेयर थिनिंग का मतलब जैसे ही इस पर स्ट्रेस लगती है ये पतले होते जाते हैं, थिन होते जाते हैं। तो जब n ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारे पास डिलेटेंट फ्लूइड्स आते हैं। अब इनकी एग्जांपल के अंदर कैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, हम कहेंगे डेफिनेशन तो होगी ना, द फ्लूइड्स व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस दे बिकम थिक। ठीक है, जब स्ट्रेस लगाने से ये थिक हो जाएं तो ये शेयर थिकनिंग होते हैं, जब स्ट्रेस लगाने से ये थिन हो जाएं तो ये शेयर थिनिंग होते हैं। अब हमने देखना है इसकी एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ स्टार्च सस्पेंशन ले लेते हैं, स्टार्च सस्पेंशन, स्टार्च वाटर स्टार्च मिक्सचर जो होता है ना उसकी बात कर रही हूँ। अब आपको पता है कि अगर आप उसको मिक्स करते जाएं
जो आपके पास स्टार्च का जो मिक्सर है उसको मिक्स करते जाएं, वो बहुत थिक हो जाएगा। या फिर मार्केट से क्रीम मिलती हैं जो उससे आप केक बनाते हैं, अगर आप उसको बीट करते जाएं तो क्या होगा, बीट करने से वो थिकी होती जाएंगी। कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो कि थिकी नहीं होती बल्कि थिन होती जाती हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्रीम जो है वो शेयर थिकनिंग फ्लूइड है जो कि थिक होती जा रही है, और ये स्टार्च सस्पेंशन जो है ये थिक होती जा रही है जैसे हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके लिए n ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये न्यूटेनियन फ्लूइड से हमारे पास ज्यादा थिक की तरफ जा रहे हैं। यानी इसका ग्राफ के ऊपर जो ग्राफ बनता है वो मैं बना के दिखाती हूँ, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये है शेयर थिनिंग। इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, ऐसी क्रीम जिसको बीट करें वो पतला हो जाए, या फिर कोई और एग्जांपल योगर्ट ले लें। योगर्ट थिक फॉर्म में होता है, आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या होता है, वो थिन होना शुरू हो जाता है। तो इस ब्लड इसकी एग्जांपल है। ब्लड ले लें, वो गाढ़ा होता है, जितना उसको मूवमेंट में लाएंगे वो हमारे पास थिन होता जाता है। तो ये शेयर थिकिंग और शेयर थिनिंग की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब जो हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं कि ग्राफ पे ये कैसे आएंगे, तो हमारे पास ये था ग्राफ, ये ग्राफ था। अगर इस ग्राफ पे मैं कहूं कि अब हमें ड्रॉ करना है डिलेंटेंट को, जिनके लिए n जो है वो लेस देन 1 है और जिनके लिए n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, n ग्रेटर देन 1 है डिलेक्टेंट, तो उसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से आएगा। ये नॉन न्यूटेनियन का ग्राफ होता है। नॉन न्यूटेनियन का ग्राफ इस तरह से होता है। अब नॉन न्यूटेनियन की आगे जो हमने टाइप्स पढ़ी थी वो दो हैं, एक सीडो है और एक डिलेटेंट है। मैं कहती हूँ ये डिलेटेंट है और ये हमारे पास सीडो है। ये नॉन न्यूटेनियन का ग्राफ ऐसा क्यों है, नॉन न्यूटेनियन का ग्राफ इसलिए ऐसा है कि हमारे पास इसमें प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आई, ठीक है। आपको बुक पे भी इसको शो करवाती हूं, बुक पे लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सा सीडो है और कौन सा डिलेटेंट। मैं बताती हूँ, ये डिलेटेंट है और ये सीडोप्लास्टिक है। ये ग्राफ जो ये शो करता है कि इसके अंदर जो है वो स्ट्रेस लगाने से ज्यादा थिक हो रही है, रेट ऑफ चेंज है वो कम है, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह बन रहा है सीधा ऊपर की तरफ। और ये बताता है थोड़ी सी स्ट्रेस लगाने से कि ये जो है हमारे पास ज्यादा रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इसकी थिकनेस ज्यादा हो रही है, तो इसलिए ये जो है डिलेटेंट का ये शेयर थिकनिंग है, ये शेयर थिनिंग है। बच्चे क्या करते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको शेयर थिनिंग कह देते हैं, जी वो ऊपर है, और जो नीचे वाला होता है उसको शेयर थिनिंग कह देते हैं क्योंकि वो नीचे है। तो क्लास ये तो देखें कि रेट ऑफ चेंज इस तरफ को बढ़ रहा है, स्ट्रेस इस तरफ को बढ़ रही है, स्ट्रेस लगाने से जिसका रेट ज्यादा बढ़ रहा है दैट इज डिलेटेंट। स्ट्रेस लगाने से जिसका ज्यादा रेट ऑफ चेंज इतना यानी वो हो रहा है, कम क्वांटिटी लिमिट से बढ़ रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज में शेयर थिनिंग की तरफ आ रहा है, तो इसका n जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा, ये डिलेटेंट होगा, और इसका n जो है वो लेस देन 1 होगा, ये सीडोप्लास्टिक होगा। तो हम अपने ग्राफ के अंदर ये चीज लिखेंगे कि ये है हमारे पास n लेस देन 1, कि ये 1 से नीचे है, न्यूटन के लिए 1 है न्यूटेनियन के लिए, और ये n ग्रेटर देन 1 है क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं, और थिकनेस और थिनी फॉर्म से भी आप इसके ग्राफ को याद रख सकते हैं। अब इन दो के पढ़ने के बाद लास्ट में हमारे पास नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड के अंदर जब हम रियोलॉजिकल एनालिसिस कवर कर रहे हैं तो इन दो के बाद एक डेफिनेशन हमारे पास और आती है, दो तरह के इनके फ्लूइड्स हमारे पास और आते हैं। इनमें एक का नाम है बिंगम प्लास्टिक और दूसरे का नाम है हर्शल बर्कले प्लास्टिक। ठीक है, ये आपको मैं इसलिए यहाँ पे लिख कर करवा रही हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, पीपीटी पे हैं, लेकिन आपको मैं जब इस तरह से करवाऊंगी आप खुद से इसे नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, ये भी उसी लॉ को ओबे करते हैं, किस लॉ को, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, लेकिन इसके साथ, इस लॉ के साथ, माइक जिसका ऑन है वो उसको ऑफ कर दें। इसके अंदर भी हम कहते हैं कि उस लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक इनिशियल फोर्स लगाई जाती है, इसको हम टाउ वाई से शो कर देते हैं।
अगर ये इनिशियल फोर्स ना लगाई जाए तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये मूव करना नहीं शुरू करते। इसको म्यू की जगह हम एम लिख लेते हैं, एम, ठीक है। ये नॉन न्यूटोनियन वाला हम लिख लेते हैं। ये नॉन न्यूटोनियन के आगे दो टाइप्स हैं, ये भी नॉन न्यूटोनियन सेम टू सेम है, लेकिन इसके अंदर चेंज क्या है, बस यहाँ पे एक इनिशियल फोर्स देनी पड़ती है। ये जो इनिशियल फोर्स है इसकी एग्जांपल को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर एक पेस्ट है आपके पास या केचप की एक बॉटल है आपके पास, जब आप होटल्स में पिज्जा वगैरह खाने जाते हैं तो बॉटल का आप कैप खोलते हैं, शीशे की बोतल होती है, आप केचप को उल्टा कर देते हैं लेकिन केचप बाहर नहीं आती है, तो ये भी फ्लूइड ना, इसके एज कंपेयर इसके अंदर वाटर हो तो वो फौरन बाहर आ जाएगा, लेकिन केचप बाहर नहीं आ रही। इस तरह पेस्ट है, आप खोलते हैं, वॉशरूम में जाते हैं पेस्ट के लिए, जब आप उसको उल्टा करते हैं तो पेस्ट खुद से बाहर नहीं आती, तो है तो पेस्ट फ्लूइड ना, लेकिन ये खुद से बाहर नहीं आती। तो ऐसे फ्लूइड्स जिनको शुरू में थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, जैसे कि आप इसको झटकेंगे जब केचप की बोतल को, या फिर आप इसको पीछे से प्रेस करेंगे तो ये एक फ्लो में आना शुरू कर देंगे। जो फ्लो में आना शुरू कर देंगे वो वापस हमारे पास फ्लूइड की फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन शुरू में हमें इसके ऊपर एक स्ट्रेस लगानी पड़ी। ये जो स्ट्रेस लगानी पड़ती है दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्ट्रेस, इसको हम इनिशियल स्ट्रेस कॉल करते हैं। अब जो फ्लूइड्स स्ट्रेस लगाने के बाद न्यूटोनियन की तरह बिहेव करते हैं दैट इज कॉल्ड बिंगम प्लास्टिक, और जो स्ट्रेस लगाने के बाद नॉन न्यूटोनियन की तरह बिहेव करते हैं दैट इज कॉल्ड हर्शल बकले प्लास्टिक। तो इन दोनों में फर्क क्या होगा, न्यूटोनियन वाले के अंदर m इज इक्वल टू 1 लेंगे और n इज इक्वल टू 1 लेंगे, जबकि जो हमारा हर्शल बकले है उसके अंदर हम इस m की भी कोई भी कंसिस्टेंसी हो सकती है और n की भी कोई भी हो सकती है। और अगर हम इसको ग्राफ के अंदर देखें दोनों को, तो इनका रियोलॉजिकल एनालिसिस ऐसा होगा कि थोड़ी सी हमने स्ट्रेस लगाई, थोड़ी सी हमने यहां तक स्ट्रेस लगाई, ये हमने स्ट्रेस शो कर दी, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमने स्ट्रेस लगाई और ये न्यूटोनियन, तो ये बिल्कुल किस तरह बिहेव करना शुरू हो गया, न्यूटोनियन फ्लो की तरह। और जब हमने इसमें शेयर स्ट्रेस लगाई तो ये बिहेव करना शुरू हो गए नॉन न्यूटोनियन की तरह, ठीक है, इस तरीके से। तो स्टार्ट में इनिशियल स्ट्रेस टा वाई लगाने से जो न्यूटोनियन की तरह बिहेव करे वो हमारे पास बिंगम, और जो नॉन न्यूटोनियन की तरह बिहेव करें वो हमारे पास हर्शल, ठीक है। ये हमारा रियोलॉजिकल एनालिसिस हो गया किन किन का, आइडियल फ्लूइड्स का, न्यूटोनियन फ्लूइड जो कि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो कि इस तरह से ये वाला दे रहे हैं हमें, और लास्ट में हमने पढ़ा डिलेटेंट और साथ में सीडोप्लास्टिक जिसमें n<1 है और एक जिसमें n>1 है, और बिल्कुल हट के जिसके हमें फोर्स लगानी पड़ी तो वो सीडोप्लास्टिक बन गया, फोर्स लगानी पड़ी तो वो हर्शल बकले बन गया, तो जो न्यूटोनियन की तरह बिहेव किया वो बन गया हमारे पास बिंगम, और जिसमें हमें नई फोर्स लगाकर नॉन न्यूटोनियन की तरह मिला वो मिल गया हर्शल। तो ये हमने फुल एनालिसिस किया इस ग्राफ के अंदर अपने तमाम तर फ्लूइड्स को। तो हमारा इस तरह जो फ्लूइड्स की थी एनालिसिस ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और बुक के अंदर जो है ये लास्ट वाले नहीं दिए हुए, सिर्फ न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड देके इनकी एग्जांपल दे दी गई हैं। ये मैंने आपको पीपीटी के अंदर भी शो किए, नॉन न्यूटोनियन के आगे जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, सीडोप्लास्टिक है, डिलेटेंट है, बिंगम है और हर्शल है, ये सारे मैंने आपको इसमें शो कर दिए हैं। लेकिन जो मैंने आपको खुद से वहाँ टाइप्स करवाई हैं, आप वो वाली डेफिनेशन लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा है, जो मैंने आपको यहाँ पर खुद नोट डाउन करवाई है कि बिंगम क्या होता है, हर्शल क्या होता है, ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरीके से अपनी लाइंस में आप लिख सकते हैं कि द फ्लूइड्स विच नीड इनिशियल स्ट्रेस to move like Newtonian fluid is called Bingham, and the fluids which need initial stress to move and behave like non-Newtonian fluid is called Herschel-Buckley. ठीक है, these are the definitions. Okay जी, यहाँ पर लेक्चर खत्म हो गया है।